हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और आज मैं जो गद्यांश आपसे सॉल्व कराने वाली हूँ संस्कृत का, थोड़ा सा बड़ा ज़रूर है, प्रश्न भी ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, आपको करीब 9 प्रश्न इसके हल करने होंगे। लेकिन इस तरह के गद्यांश सीटेट और एमपीटेट जैसे एग्जाम में आना बहुत कॉमन सी बात है। 15 नंबर का वेटेज होता है, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। देखने में तो ठीक है, नॉर्मल लगता है, लेकिन यहाँ पे मैं आज आपको ये बताऊंगी किस तरह से आप बहुत ही कम समय में इसे सॉल्व करिए। पूरा गद्यांश आपको नहीं पढ़ना है, इसलिए तैयार हो जाइए। कुछ प्रश्न आपके इसमें व्याकरण से भी रहते हैं, किस तरह से रहते हैं वो भी हम आज यहाँ पे देखेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं तो रिप्लाई करने के लिए और हम साथ में साथ सॉल्व करते चलिएगा, क्योंकि सॉल्व आपको ही करना है, एग्ज़ाम आपको ही देना है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि गद्यांश है, ये पूरा गद्यांश नहीं है, ये तो है, फिर ये है, इतना इतना सारा गद्यांश है। यहाँ पे एक्चुअली एक छोटी सी स्टोरी या लघु कथा आप कह सकते हैं, वो यहाँ पे है। अब आपके पास एक ऑप्शन जो होता है कि आप इसे पूरा पढ़िए, इसको समझिए, फिर उसके आधार पर उत्तर दीजिए, वो बहुत टाइम लेगा। और बेसिकली संस्कृत जब आप सॉल्व करने बैठते हैं सीटेट के एग्ज़ाम में, बेसिकली ज़्यादातर लोग लास्ट में ही सॉल्व करते हैं, टाइम बहुत कम बचता है उसके लिए। हम उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधे आएंगे हमारे प्रश्नों पर और सॉल्व करेंगे। सारे प्रश्न के लिए आपको गद्यांश देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहले सबसे हम अपना पहला प्रश्न देखेंगे। सर्वदा सुखम कुत्रास्ति। यहाँ पे देखिए, कुत्र अलग, अस्ति अलग कर लीजिए तो हो जाएगा कि यानी कि कहाँ पर, कुत्र मतलब होता है कहाँ, अस्ति मतलब है कहाँ पर हमेशा ही सुख जो है वो रहता है। स्वावलंबने, आकाशे, वृक्षे या पाताले। तो अब हमको क्या ढूंढना है, जहाँ पे सर्वदा सुखम वाली बात आए या फिर इन ऑप्शन में से भी कुछ हमें दिखे, तो वहाँ पे भी एक बार हमें अपनी नज़र को रोक लेना है। ठीक है, चलिए ढूंढते हैं। हमारा जो पैसेज है उसमें सिर्फ स्कैन करना है, पूरा रीड करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। सर्वदा सुखम ढूंढिए। सर्वदा, यहाँ पे सर्व विधानी सुख साधनानी, सुख साधन की बात हो रही है। और जो ऑप्शन आपके थे आकाश, पाताल, वृक्ष, स्वावलंबन, इनमें से ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे, तो ये नहीं हो सकता है। आगे बढ़ेंगे। सर्वदा सुखम, और ऑप्शन में से या तो फिर कुछ दिख जाए। इस तरह से क्या है कि आपको पूरा गद्यांश पढ़ना नहीं पड़ता, पढ़िए समझिए, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता, सिर्फ स्कैन करना है आपको। मेरे लाइन खींचने से अगर आपको डिस्टर्ब हो रहा हो तो मैं हल्का हल्का खींचती हूँ। अब जिस स्पीड से मैं लाइन खींच रही हूँ, आप समझ लीजिए कि मैं उसी स्पीड से स्कैन कर रही हूँ इसको। तो आपको भी इतना हैबिचुअल होना है कि आप इस स्पीड से जो है स्कैनिंग कर सकें किसी भी लिखे हुए पैराग्राफ की। ठीक है, मिल गया मुझे, आपको भी आई थिंक मिल गया होगा। यहाँ पे ये वाली जो लाइन लिखी है स्वावलंबने, तो ये एक कहीं ना कहीं हमारे ऑप्शन में था। और तो सर्वदा सुख में हो, सर्वदा सुख की बात भी हो रही है, तो स्वावलंबन जो है वो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वावलंबने। सही है, कुछ समझने की ज़रूरत नहीं, फिर भी मैं इसका अर्थ बता देती हूँ कि इसका अर्थ ये हो जाता है कि स्वावलंबन में हमेशा सुख होता है। कत्वा प्रत्ययांत शब्द क, यहाँ पे बोल रहा है कि इनमें से कौन से शब्द में कत्वा प्रत्यय जो है लगा हुआ है। अब इसके लिए आपको गद्यांश पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी आपको व्याकरण आपकी संस्कृत की अच्छी होनी चाहिए, तो आप ये इसको कर लेंगे। ये आपको गद्यांश में इसका उत्तर नहीं मिलेगा। चलामी श्रुत्वा स्वयं कर्तुम, तो बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, श्रुत्वा में है कत्वा प्रत्यय लगा हुआ। चलिए अगला देख लेते हैं। सांप्रतम इति पदस्य पर्यायो भवति। अब यहाँ पे भी क्योंकि पर्यायवाची शब्द पूछा है, सांप्रतम बीच में कहीं पर आया हुआ है, बस इतना ही फर्क है। इसका पर्यायवाची शब्द बताना है तो फटाफट से देख लीजिए, ये भी व्याकरण से है। अधुना, तदा, स्वः, अद्य। अगर कभी ऐसा सिचुएशन फंसे और आपको नहीं बनता है, जैसे अभी तो बहुत ही क्लियर सा इसका आंसर दिख रहा है, अगर कभी ऐसा होता है कि नहीं दिख रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, पैसेज में से वो शब्द ढूंढ के और उसका जो वाक्य दिया है उसके आधार पे उसका अर्थ निकालने का प्रयास आप कर सकते हैं। फिलहाल इसका अर्थ जो हो जाता है, मतलब पर्यायवाची हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अधुना। अगला देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा अपने गद्यांश से। कस्य भवने सर्व विधानी सुख साधनानि आसन। अभी हम लोग जब ढूंढ रहे थे सर्वदा सुखम वाला, तो हमें ये शायद मिला था सुख साधन वाला एक लाइन, तो शायद आंसर वहीं पे मिलेगा। यह पूछ रहा है कि किसके घर में, किसके भवन में सभी तरह की सुख सुविधाएं वगैरह थी। श्रीकंठ के घर पे, रामकंठ के घर पे, रमेश के घर पे या सुरेश के घर पे। आप सोच रहे हैं मैं शिया क्यों नहीं पढ़ रही हूँ, इसका अर्थ होता है
के या का के की, तो इसलिए मैं सुरेशस्य बोलने की जगह सुरेश के घर पे बोल रही हूँ। इससे आपके लिए थोड़ा सा आसानी हो जाती है समझना, और मतलब उलझते नहीं आप संस्कृत में, ये होता है इससे। चलिए ढूंढते हैं फिर किसके घर में ये सुख सुविधा वाली जो है लाइन है। तो श्री कृष्ण सॉरी कृष्ण मूर्ति श्री कंठस्य कंठस्थ सॉरी मित्रे आस्ताम। ऑल राइट, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि कृष्ण मूर्ति जो है वो श्रीकंठ का, दोनों आपस में मित्र हैं, मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धम आसीत, यानी कि श्रीकंठ के पिता जो है वो समृद्ध थे, ठीक है, धनवान थे। अतः तस्य भवने सर्व विधानी, इसलिए इनके उनके घर में सभी तरह की सुख सुविधाएं थीं। तो किसके घर में थी? श्रीकंठ के घर में, है ना, क्योंकि उसके पिता जो है समृद्ध थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो भी सही होगा श्रीकंठ वाला। ऐसे बहुत ही एक दो लाइन पढ़ के आंसर मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा, श्रीकंठ के घर में जो है सभी सुख सुविधाएं थी क्योंकि उसके पिता समृद्ध थे। अगला देखेंगे, तस्य भवने कति द्वाराणि आसन, उनके घर में कितने द्वार थे। अब ये भी हम गेस नहीं कर सकते, इसके लिए भी हमें गद्यांश पे ही जाना पड़ेगा, पर एक बार ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है, द्वार जहाँ पे आए वहाँ पे आपको रुकना है। बार बार यहाँ मुझे स्क्रॉल करना पड़ रहा है तो आपको दिक्कत हो रही होगी। एग्ज़ाम में आपके सामने रहेगा पेपर, आपको स्क्रॉलिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे घर की बात इनकी हो रही है, सुख सुविधाओं की बात हो रही है, तो यहीं पे होगा कुछ। तो देखिए, चत्वारिंशत् स्तंभ की बात हुई है। अष्टादश प्रकोष्ठेषु, ओके ठीक है, यहाँ पे भी नहीं है। द्वार कहाँ पे है? ये है द्वार। तो कितने द्वार की बात हो रही है? चतुश्चत्वारिंशत्, यानी इसका मतलब होता है 44। ठीक है, तो कितने द्वार थे? 44 द्वार थे। चलिए देख लेते हैं हमारे ऑप्शन में है कि नहीं ये। बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, चतुश्चत्वारिंशत्, इतने द्वार थे, और कुछ पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगला देखेंगे, कृष्णमूर्ते माता पिता कथम आस्ताम, कृष्णमूर्ति के माता पिता कैसे थे? अधिकारी थे, सभापति थे, धनवान थे या निर्धन थे? तो देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि श्रीकंठ जो हैं उनके पिता समृद्ध थे, धनवान थे। यहाँ पे कृष्णमूर्ति की बात हो रही है, यानी कि श्रीकंठ के मित्र की बात हो रही है। चलिए ढूंढेंगे उसे भी। वैसे इसे एक बार आप स्टोरी समझ लीजिए, सारे उत्तर अपने आप मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है कि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता है, फटाफट से हम बस ऑप्शन पर, अभी जितना टाइम लग रहा है एग्ज़ाम में आपको उससे बहुत कम समय लगेगा। यहाँ तक तो हम पढ़ ही चुके हैं। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनो, ओके, तो मतलब वो निर्धन थे। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर निर्धन वाला है वही सही होगा। एग्जाम में आपको इससे कम समय लगेगा, मैं बता रही हूँ, क्योंकि अभी मैं एक्सप्लेन करते चल रही हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, प्लस स्क्रॉलिंग में काफ़ी टाइम जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी निर्धनों सही होगा, आपने यही गेस किया है। कस्य गृहम आडंबर विहीनम आसीत, किसका घर जो है आडंबर विहीन था। अब यहाँ पे आपको गद्यांश पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आप लोगों ने पढ़ा कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ के बारे में पढ़ा। अब श्रीकंठ जो है समृद्ध है, उनके घर के बारे में हमने देखा कि उनके घर में 44 दरवाजे हैं, ये है वो है ना, इतने स्तंभ हैं वगैरह वगैरह। तो वो तो आडंबर विहीन नहीं है, उसमें तो खूब आडंबर है। बचा कौन? उसका मित्र कृष्णमूर्ति, जो कि निर्धन है। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि उसके माता पिता निर्धन है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए ही जाएगा। कृष्णमूर्ति का जो घर है वो आडंबर विहीन था, उस बहुत ही सिंपल साधारण सा घर था। फिर भी अपनी संतुष्टि के लिए आप एक बार चेक कर सकते हैं गद्यांश से। सह इति योगेन कतम वाक्यम समीचीनम, अब यहाँ पे गद्यांश आपको नहीं देखना है, बस बोला है कि सह के योग में यहाँ पे कौन सा वाक्य है जो है वो सही होगा, उचित होगा। तो हम देख रहे हैं श्रीकंठ श्रीकंठ सब में लगा है, और सह गृहम अगच्छत सब में लगा है। सिर्फ चेंज है तो ये तस्य का जो आपका रूप बनेगा, तस्म तस्मिन तेन तस्मै, कौन सा आना चाहिए? सह के योग में। अगर आपने कारक विभक्ति पढ़ी है तो ये क्लियर होगा। सहयुक्त प्रधाने, जो आपका सहयुक्त प्रधाने सूत्र से साथ है, यानी कि सह के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? हमेशा तीसरी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे तीसरी विभक्ति का कौन सा रूप है? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, श्रीकंठ तेन सह गृहम अगच्छत। जिनको संस्कृत की व्याकरण नहीं आती है उनको दिक्कत इस प्रश्न में हुई होगी। थोड़ा थोड़ा व्याकरण भी आप पढ़ के जाइएगा, बेसिक चीज़ें कम से कम, जैसे प्रत्यय हो गया, कुछ रूप वगैरह हो गए, कुछ कॉमन चीज़ें पढ़ लीजिएगा एक बार। कृष्णमूर्ते कति कर्म कराह आसन,
अब यहाँ पे बोल रहा है कि कृष्ण मूर्ति के कितने जो है उसके नौकर थे उसके पास। हम देखें कि कृष्ण मूर्ति जो है वो निर्धन है ना। तो उसके पास नौकर कितने थे, अब सोचने वाली बात है। तो हमें जाना ही पड़ेगा गद्यांश पे, और कोई ऑप्शन नहीं है सही उत्तर के लिए। अगर आपकी संस्कृत अच्छी है ना, तो इस तरह से आप एक बार गद्यांश सरसरी नजर से पढ़ जरूर लिया करिए, और अगर नहीं अच्छी है तो फिर इसी तरह से आप सॉल्व करिए, तो इजीली आपको आंसर मिलेगा। ऊपर तो हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे आ जाते हैं सीधे। श्री कृष्ण मूर्ति, श्री कृष्ण बार बार मेरे मुंह से निकल रहा है क्योंकि भगवान का नाम है श्री कृष्ण, तो आदत में है कृष्ण के साथ श्री लगाना। लेकिन कृष्ण मूर्ति ओके, कर्मकार है, ये दो वर्ड्स हमें मिलने चाहिए एक साथ में। तो आई थिंक यहाँ पे मिल चुका है। यहाँ पे कृष्ण मूर्ति बोलता है कि हमारे जो है अष्टौ कर्मकार हैं। ठीक है, अष्टौ मतलब 8 कर्मकार हैं, और फिर यहाँ पे उसने एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि वो 8 कर्मकार कौन हैं, है ना। 2 पैर, 2 हाथ, 2 नेत्र, ठीक है, 2 कान, इस तरह से उसने जो है एक्सप्लेनेशन दिया है। तो टोटल कितने सर्वेंट हैं या नौकर हैं, कर्मकारा हैं कृष्ण मूर्ति के पास? ये आ गया हमारा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अष्टौ। ठीक है, कौन कौन है वही, मतलब कि कोई रियल में कोई सर्वेंट नहीं है, कोई नौकर नहीं है, बल्कि हाथ पैर इन्हीं को वो कहते हैं, यही कर्मकार है, और इन्हीं की मदद से मैं अपने सारे कार्य करता हूँ। ये कहने का सेंस यहाँ पे था। तो ये देखिए, आपने 9 प्रश्न पूरे सॉल्व किए हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपने 9 में से कितने सही गेस किए हैं। वैसे तो मैंने हेल्प की है पूरी तरह से, पर आपने अपने से कितने सही गेस कर लिए हैं, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस तरह से चाहे कितना भी कठिन गद्यांश आ जाए, जितना बड़ा गद्यांश आ जाए, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप पूरे के पूरे नंबर गद्यांश पद्यांश में लेकर संस्कृत में आ सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि इसी के लिए सबसे कम टाइम बचता है सीटेट के एग्ज़ाम में। सो ये आज की क्लास में इतना ही, और डेली क्लास 9 बजे चलती है, और एग्ज़ाम डोज पर भी क्लास सुबह 9 बजे चल रही है साइंस की, सीटेट के लिए, एमपीटेट के लिए, तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।